आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को CSS में स्पेसिफिसिटी के बारे में बताऊंगा। मान लो आप लोगों के पास एक एलिमेंट है जिसको दो तरह से CSS के थ्रू स्टाइल किया, यानी कि हमने दो तरह के सिलेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं उसको स्टाइल करने के लिए, और दोनों स्टाइल्स दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेट अस से एक स्टाइल कह रहा है बैकग्राउंड कलर रेड कर दो और दूसरा स्टाइल कह रहा है बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। कौन सा वाला अप्लाई होगा, ये बात डिटरमिन की जाएगी CSS में स्पेसिफिसिटी की सहायता से। इस वीडियो में सारे रूल्स आपको बताऊंगा, CSS में स्पेसिफिसिटी किस तरह से काम करती है। नीचे कमेंट्स में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स रोल द इंट्रो। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कॉन्फ्लिक्टेड क्लासेस में से या कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स में से अप्लाई की जाएगी CSS में। जल्दी से यहाँ पर बनाऊंगा वीडियो 21 नाम से फोल्डर और इसको जो है अपने VS कोड में खोल दूंगा। ठीक है, index.html बनाऊंगा और एक सवाल के साथ स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को। मैं आप लोगों से सवाल जो पूछने वाला हूँ वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक डिव है, इसके अंदर आपके पास एक H1 है, ठीक है, और इस H1 में लिखा हुआ है CSS मैंने कंट्रोल S दबा दिया गलती से, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है और इसमें मैंने दो क्लासेस ऐड की हुई हैं, एक मान लो येलो, एक सी रेड, ठीक है, एक सी पर्पल। ठीक है, ये तीन क्लासेस मैंने ऐड की हुई हैं। अब मैं यहाँ पर स्टाइल लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई देखो H1 है, उसके कलर को कर दो रेड, ठीक है, या फिर कर दो एक्वा। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई देखो जो येलो हमारी क्लास है डॉट येलो, उसके आधार पे कलर कर दो इसका येलो। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो सी रेड क्लास है हमारी, कलर रेड, और उसी के साथ साथ जो हमारी सी पर्पल है डॉट सी पर्पल, उसके हिसाब से जो कलर है उसको कर दो पर्पल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका कलर जो है वो पर्पल इसमें लागू हो गया। किस आधार पर लागू हुआ पर्पल कलर, ये मतलब येलो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार देखो मैंने H1 में कलर एक्वा दिया, मैंने डॉट येलो के हिसाब से कलर ये दिया, फिर मैंने सी रेड के हिसाब से कलर ये दिया। क्या पर्पल इसलिए लगा ये नीचे था, या पर्पल इसलिए लगा कि यहाँ पर ये क्लास है? मतलब किस आधार पर डिसाइड होती हैं चीज़ें CSS के अंदर, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। देखो मैंने H1 को अगर नीचे कर दिया और अब मैं दिखाऊं तब भी कलर पर्पल है, तो क्या चीज़ है जो डिसाइड कर रही है कौन सा कलर, कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि CSS के अंदर एक एल्गोरिदम होता है जिसका नाम होता है कैस्केड एल्गोरिदम। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए CSS में कैस्केड एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्गोरिदम डिटर्मिन करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी CSS में और कौन सी नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी कलर प्रॉपर्टीज अप्लाई की गई हैं सेम एलिमेंट में अलग अलग तरीक़ों से। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर जीतेगी, ठीक है, विनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये कैस्केड एल्गोरिथम डिटरमिन करता है। तो कैस्केड एल्गोरिथम में चार रूल्स होते हैं एट अ वेरी हाई लेवल। पहला रूल ये कहता है कि यार देखो पोजीशन और ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पोजीशन किसी भी चीज़ की बाद में रखी हुई है तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा था कि जो H1 है, ठीक है, H1 मैंने ऊपर रखा हुआ था और आपने यहाँ पर देखा था कि जो डॉट सी पर्पल है वो लागू हो गई थी प्रॉपर्टी। अगर मैं डॉट सी रेड को बाद में रखूँ तो ये लागू हो जाएगी, यानी कि ये क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लास सेलेक्टर का ये तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तीनों बराबर हैं एक तरह से। तो क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करने के बाद भी जो सबसे नीचे होगा, यानी कि जो सबसे बाद में, जैसे वेरिएबल होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ओवरराइड कर दिया जाता है, उसी तरह से ये भी ओवरराइड कर दिए जा सकते हैं अगर सेम तरह का सिलेक्टर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी रेड है तो यहाँ पर रेड हो जाएगा कलर, सी रेड सबसे बाद में तो रेड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर सेलेक्टर का ढंग बदल जाता है वहाँ पर फिर स्पेसिफिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट की जाती है एक पर्टिकुलर सेलेक्टर के लिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस को सबसे पहले समझते हैं। पोजीशन का इफेक्ट क्या होता है कि भाई देखो जो चीज़ सबसे बाद में आप लिख दोगे, अगर सेम सेलेक्टर है, जैसे मान लो आप यूज़ कर रहे हो एलिमेंट सेलेक्टर का, ठीक है, और आप मान लो यूज़ कर रहे हो सिर्फ क्लास सेलेक्टर का, तो जो बाद में होगा वो जीतेगा। ठीक है, मान लो मैं ये यूज़ नहीं कर रहा होता, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो डॉट येलो, डॉट सी पर्पल और डॉट सी रेड में से वो जीतेगा जो सबसे बाद में। अगर मैं डॉट येलो को सबसे बाद में कर दूं तो वो जीत जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सेलेक्टर एक ही तरह का है, जैसे क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है, या फिर किसी भी एक, मतलब तीनों एक ही तरह के सेलेक्टर्स हैं, तो उन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाएगा कौन सा बाद में है इस बात से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो सबसे बाद में था वो जीता, यहाँ पर येलो हो गया क्योंकि येलो सबसे बाद में था। ठीक है, लेकिन जहाँ हम चेंज कर देते हैं सेलेक्टर को, जैसे मान लो मैं इसको बना दूँ आईडी सेलेक्टर या मैं इसको बना दूँ एलिमेंट सेलेक्टर जैसे कि H1, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट की जाएगी इन सब की। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है?
स्पेसिफिसिटी बताता हूँ आपको क्या होती है। स्पेसिफिसिटी बेसिकली वैल्यू के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। स्पेसिफिसिटी ये कहती है कि भाई कौन सा CSS सेलेक्टर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ID सेलेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक इनलाइन स्टाइल माना जाता है। यानी कि अगर आपने इनलाइन स्टाइल डाल दिया, यानी कि स्टाइल इज इक्वल टू करके कुछ भी लिख दिया, तो भाई वो तो गुरु मंत्र माना जाएगा उस टैग के द्वारा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं स्टाइल इज इक्वल टू लिख दूँ कलर ब्लू, ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई भाई। स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है स्पेसिफिसिटी में, तो ये देखेगा भी नहीं कि भाई तुमने CSS में क्या लिखा है कलर को लेके। कलर सीधे चुपचाप ब्लू अप्लाई कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको मैं अगर हटा दूं अभी, तब बात आ जाएगी फिर स्पेसिफिसिटी पे कि भाई कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक सिलेक्टर है, सबकी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो, अगर आपके पास बहुत सिंपल वाले सिलेक्टर्स हैं, जैसे कि इनलाइन सेलेक्टर्स, इनलाइन स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इसको। इसके बाद आता है ID सेलेक्टर। अगर किसी भी चीज़ को ID से सेलेक्ट किया गया है वो सबसे स्पेसिफिक है, यानी कि ID में आपने अगर लगा दिए स्टाइल्स तो वो लागू होंगे मोर देन अगर आपने क्लास में लगाया या फिर आपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, बाय द वे आपको एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी बताता हूँ क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक लेट अस से एरिया, या फिर मैं कुछ इस तरह से डालूँ डेटा x इज इक्वल टू 1 कर दूँ मान लो, या फिर डेटा x इज इक्वल टू a कर दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जहाँ पर डेटा x की वैल्यू, क्या कहूँगा मैं, डेटा x की वैल्यू a है, मैं यहाँ पर इक्वल्स टू a कर दूँगा, वहाँ पर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो, ठीक है। तो डेटा x इक्वल्स टू a, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट जिसमें डेटा x की वैल्यू a है, ठीक है, वो ये एलिमेंट है, तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया, ठीक है। ये जैसे मैं आपको बता रहा था एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे स्पेसिफिक होंगे इनलाइन स्टाइल्स, उसके बाद होंगे ID सेलेक्टर, उसके बाद होगा क्लास या एट्रीब्यूट सेलेक्टर, फिर एलिमेंट सेलेक्टर, फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि स्टार होता है, ठीक है। तो आप कोशिश हमेशा ये करोगे कम से कम स्पेसिफिक सेलेक्टर यूज़ करो। क्यों? क्योंकि उसको ओवरराइट करना आसान होगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी स्टाइल लिखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करके, अब मेरा मूड किया कि इसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ, तो मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करके उसको ओवरराइट कर दूंगा। मेरा मन किया इसको भी ओवरराइट करूँ, तो मैंने फिर क्या किया, क्लास या एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करके ओवरराइट कर दिया उसको। मेरा मन किया इसको भी ओवरराइट करूँ, मैंने ID सेलेक्टर का यूज़ करके ओवरराइट कर दिया। लेकिन जहाँ मैंने लाइन स्टाइल यूज़ कर लिया तो उसको ओवरराइट करना मुश्किल हो जाएगा फिर मेरे लिए, फिर मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी दिक्कत दे देती है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो पोजीशन है वो मैटर करती है। अगर एक ही तरह का सेलेक्टर है, सेलेक्टर बिल्कुल सेम है, यानी कि स्पेसिफिसिटी बिल्कुल सेम है स्पेसिफिसिटी, तो पोजीशन आप देखोगे जो सबसे बाद में है वो लागू होगा। स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मैंने आपको एक हाई लेवल पे बता दिया कि भाई इनलाइन स्टाइल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है। फिर उसके बाद ID सेलेक्टर यूज़ किया है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद क्लास सेलेक्टर को दी जाएगी प्रायोरिटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑरिजिन, द ऑर्डर इन विच CSS अपीयर्स एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर ऑरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी जो CSS है वो आपके ब्राउज़र के स्टाइल से आ रही है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसमें आपने CSS नहीं लगाई है, तो ब्राउज़र की अपनी स्टाइल शीट होती है जिसको यूज़र एजेंट स्टाइल शीट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो मान लो ये इफेक्ट ऑफ पोजीशन वाली जो हेडिंग है इसको दिखाऊं, तो यहाँ पर कुछ स्टाइल्स यूज़र एजेंट स्टाइल शीट से आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, इसका मतलब कि ये ब्राउज़र ने खुद लगा दिए हैं। तो कहाँ से आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि यार अगर आपने लिखे स्टाइल तो वो ओवरराइड कर देंगे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट को, ठीक है। तो ये जो है ओरिजिन होता है, इसका रोल बहुत कम होता है, बट इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। इसके बाद इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि अगर आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया कहीं पर तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर आपने लगा दिया तो क्या होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसको फिर लागू करना ही पड़ेगा CSS को, यानी कि वो इनलाइन स्टाइल्स को भी ओवरराइड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने इसका कलर इनलाइन स्टाइल्स में कर दिया, मान लो रेड, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कर दिया, मान लो मैंने इसका एक्वा, ठीक है, एक्वा भी नहीं करता हूँ, कुछ और कर देता हूँ यार, कोई कलर क्यों नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, मान लो मरून कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको अगर ओवरराइड करना है ना, तो इसको एक ही चीज़ ओवरराइड कर सकती है, वो है CSS में इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको कर दूँ ऐसे कलर ब्लू, एक्चुअली मैं यहाँ पर एलिमेंट के स्टाइल पर डाल रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें इनलाइन स्टाइल्स डाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, बट मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, जो इसमें क्लास अप्लाई नहीं हो रही है, जैसे मान लो मैं यहाँ डालता हूँ कलर ब्लू करूँ अगर मैं, तो ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कलर ब्लू इंपॉर्टेंट, यानी कि जो येलो वाला मेरी क्लास है उसमें मैं कर दूँ कलर ब्लू इंपॉर्टेंट,
और मैं यहाँ पर कर दूँ इम्पॉर्टेंट, तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जहाँ आपने लगा दिया भाई उसकी तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, वो इनलाइन स्टाइल्स को भी ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिसिटी। इस वीडियो में अभी आने वाले टाइम में मैं एक नोट बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यार, उसको समझना। और वो इतना इंपॉर्टेंट है ना नोट की, आप भी ताली बजा दो, आपको कहोगे भाई बहुत पते की बात कही है हरी भाई आपने। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी कैलकुलेशन में आप क्या करो, यूनिवर्सल सेलेक्टर को 0 पॉइंट्स दे दो। एलिमेंट सेलेक्टर या सीडो एलिमेंट्स हैं तो उसको 1 पॉइंट दे दो। क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर या सीडो क्लासेस हैं उसको 10 पॉइंट दे दो। ठीक है, इसके बाद आईडी सेलेक्टर को 100 पॉइंट्स दे दो, इनलाइन स्टाइल्स को 1000 पॉइंट्स दे दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसके हिसाब से आप पॉइंट्स दोगे, और इससे क्या होता है ना, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि इनमें से कितनी कितनी स्पेसिफिसिटी है इन सब की, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट सेलेक्टर है उसकी कितनी स्पेसिफिसिटी होती है, उसको आप लोग दे दो 1। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर है तो उसको 0 दोगे, और जो एलिमेंट सेलेक्टर है उसको आप 1 दे दोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा 1, द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस इज़ 1। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दूंगा, इसकी मैं 1 कर दूंगा। फिर जो क्लास सेलेक्टर है उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, 10 होती है, तो इसको मैं 10 कर दूंगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस, इसकी भी 10 हो जाएगी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको, इसकी भी 10 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस सेलेक्टर इस क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की 10 होती है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जो है आप लोगों को बता दी। अब आप देखोगे किसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इन तीनों की, इन तीनों में टाई हो रहा है। ठीक है, तो टाई को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं, जो सबसे बाद में आ रहा है वो लागू हो जाती है। यहाँ पर येलो सबसे बाद में आ रहा है तो इसका कलर येलो हो जाएगा, और ऑब्वियसली मैं इनलाइन स्टाइल्स हटा दूंगा, वो तो जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इनलाइन स्टाइल्स रखे हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका कलर है, उप्स इसको प्रीव्यू करता हूँ, येलो आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी को भी नीचे कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये सी रेड को नीचे कर दूँ, तो ऑब्वियसली इसका कलर रेड हो जाएगा। नो सरप्राइज इज देयर। ठीक है, इसका कलर रेड हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं, कोई गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे आपको गेस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इसको भी मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसकी स्पेसिफिसिटी भी 10 है। तो एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि डेटा एक्स इज इक्वल टू ए में मैं एक काम करता हूँ, कलर को मरून कर देता हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या कलर मिलेगा H1 को, सब लोग बताओ नीचे, और करना प्लीज़ यार कमेंट, क्योंकि टू वे इंटरेक्शन होता है तो दिल से खुशी होती है। आपका एक प्यारा सा कमेंट दिन बना देता है, और खासकर जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो मेरा दिन बन जाता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि यार हाँ यार फॉलो कर रहे हो आप लोग चीज़ों को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कलर होगा इस H1 का। कम ऑन, आई होप कि आप सबने कमेंट किया होगा, और आपने बिल्कुल सही कमेंट किया अगर आपने मरून कहा, क्योंकि स्पेसिफिसिटी 10 है तो मरून ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ कर दूँ, तब क्या होगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, तब क्या होगा, कलर। अगर आप लोगों ने रेड बोला तो ऑब्वियसली रेड होगा। ठीक है, क्यों रेड होगा, क्योंकि यार इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है, और यहाँ पर क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है तो हम क्या करेंगे, इसके कलर को यहाँ पर रेड कर देंगे, क्योंकि सबसे बाद में आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, और बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल से सिलेक्टर्स हो गए, लेकिन जो सिलेक्टर्स होते हैं वो हमेशा सिंपल नहीं होते हैं, ये बात आप भी जानते हो। कभी कभी सिलेक्टर ऐसे भी होते हैं, ए डॉट रेड, ए डॉट सी रेड, और उसके अंदर पैराग्राफ। ठीक है, इस टाइप से भी होते हैं सिलेक्टर्स। ठीक है, कि डिव डॉट रेड और उसके अंदर कोई पैराग्राफ हो तो उसमें ये क्लास लगी हो, तो कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। उनकी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ। तो यार उनकी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को ऐड कर देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ H1 डॉट येलो, तो H1 की वजह से इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि H1 एक एलिमेंट है, 1 हो जाएगी, और डॉट येलो की वजह से स्पेसिफिसिटी 10 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो तो 1 + 10 = 11 हो जाएगी। अब यहाँ इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है भाई साहब, तो अब तो कलर येलो ही होगा। अब क्योंकि स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो गई है तो कलर येलो ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कलर इसका येलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको एलिमेंट की वजह से 1 की स्पेसिफिसिटी मिली, फिर इसमें क्लास भी थी तो 10 की स्पेसिफिसिटी मिली। ठीक है,
आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एक सेलेक्टर के लिए। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये वीडियो समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने एक रन में देखा है। मान लो आप लोग देख भी रहे हो इस वीडियो को और आपका ध्यान कहीं और भी है, तो थोड़ा सा इसमें आपका फोकस मुझे ज़्यादा चाहिए वीडियो में। तो एक काम करो, मैं रिकमेंड करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने तो चीज़ें बहुत सही से समझाई हैं। और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस ब्लॉग का, इस ट्यूटोरियल को भी आप लोग पढ़ लेना। इसमें भी मैंने बहुत सही से समझाए हुए हैं इन चीज़ों को, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बात भी अभी बताऊंगा जिसकी बात मैं कर रहा था कि यार एक बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो बात भी आने वाली है अभी। बट यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। अब इनलाइन स्टाइल्स की स्पेसिफिसिटी 1000 होती है और अगर आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो उसमें स्पेसिफिसिटी 10,000 पॉइंट्स की ऐड हो जाती है अगर इंपॉर्टेंट लगा दिया तो, और उसको ओवरराइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए हैं। अब एक कोई क्विज़ यहाँ पर मैंने दी हुई है कि भाई साहब इसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू, प्लीज़ चीट मत करना, इसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, चीट मत करना प्लीज़। इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू बताओ क्या होगी अगर इस तरह की क्लास लगी हुई है तो। जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके, वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि मैं तो सॉल्व कराऊंगा डायरेक्टली, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर को डेफिनेटली चेंज करूँगा और कलर को मैं कर दूँगा मान लो ब्लू वॉयलेट, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ ब्लू वॉयलेट यहाँ पर। और आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट किया। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी को। सबसे पहले ए की वजह से क्या स्पेसिफिसिटी मिलेगी, ए की वजह से स्पेसिफिसिटी मिलेगी 1 की, क्योंकि एक एलिमेंट है। फिर इसके बाद क्लास की वजह से 10 की मिलेगी, जो कि हैरी क्लास की वजह से मिल रही है। रोहन क्लास की वजह से दोबारा 10 की मिलेगी इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर href लगा हुआ है इसमें। इसका क्या मतलब है, ये है एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और ये कहता है कि अगर h1 हो तो, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर h1 लिख दिया, मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट सेलेक्टर बताया था कि अगर आपने डेटा x इक्वल टू a लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा x के अंदर वैल्यू a है तो। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ पर डेटा x लिख दिया, इसका मतलब कि अगर एलिमेंट में डेटा x लगा हुआ है तो, यानी कि इसका मतलब ये है कि href लगा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 10 + 10, इसके बाद एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो कि 10 होता है स्पेसिफिसिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी। मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताई थी 10 होता है तो एक 10 और मिल जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्यूडो क्लास ऐड होने से 10 की मिल जाती है स्पेसिफिसिटी, तो यहाँ पर +10 और हो गया, यानी कि 10, 20, 30, 40, 41, तो इसकी स्पेसिफिसिटी 41 हो गई, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने 41 निकाली। अगर आपने 41 निकाली तो बिल्कुल सही है। और जितनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी उतना ये स्टाइल स्पेसिफिक होगा और इसके लागू होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। अगर कहीं पे भी इससे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है, यानी कि इसी एलिमेंट को टारगेट करने वाला कोई और सेलेक्टर इतना स्पेसिफिक नहीं है, तब क्या होगा, तब यही वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो अप्लाई होंगी, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, सॉरी नॉट क्लासेस, हमारी यही वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, ठीक है। तो 41, और मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 41 क्यों आया, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं किससे कितनी वैल्यू मिलती है। अब जो बात की बात कर रहा था मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को स्पेसिफिसिटी बताई, मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है स्पेसिफिसिटी। ये सब बातें ही मैंने आपको बताई। और मैं ही आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी अपनी CSS क्लासेस या स्टाइल्स लिखो, इंश्योर ये करो कि आप कभी भी किसी भी रीडर के या फिर फेलो प्रोग्रामर के दिमाग में कन्फ्यूजन ना छोड़ो। मतलब आपको किसी भी एक एलिमेंट को बार बार टारगेट करना ही क्यों है, क्यों लिखने हैं क्लासेस आपको। मतलब आप कह रहे हो h1 का कलर रेड हो जाए और आप उसी क्लास के एलिमेंट के लिए भी कह रहे हो कि यार ये चीज़ हो जाए। आपको ऐसा करना ही क्यों है। अपनी वेबसाइट्स को सिंपल बनाओ कि यार आपने अगर आईडी से टारगेट किया है किसी को, तो आप श्योर हो कि मुझे इसको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी मैं इतना स्पेसिफिक सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इनलाइन स्टाइल्स को अवॉइड करो, क्योंकि उसको ओवरराइड करना सिर्फ इंपॉर्टेंट से पॉसिबल होता है। एंड इंपॉर्टेंट को भी अवॉइड करो यार, क्योंकि हम इतना स्पेसिफिक नहीं जाना चाहेंगे अपने वेब पेजेस में। आप कोशिश करो क्लासेस का इस्तेमाल करना, ताकि आप रीयूज़ कर पाओ, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग क्लासेस लगा पाओ, और वो क्लासेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अप्लाई करानी है तो आप अप्लाई करा सको ईजिली। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बट क्योंकि यार आप अगर वेब डेव को इंटरव्यू दोगे तो भाई ये चीज़ें पूछी जाती हैं और यहीं फंसाया जाता है लोगों को। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता था कि यार आपको पता होना चाहिए कि भाई कैस्केड एल्गोरिथम क्या होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर डिसाइड करता है CSS कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स जो है वो लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें भाई जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, इस प्लेलिस्ट को जो है बिल्कुल एक्सेस कर लें, या क्लिक करके बुकमार्क कर लें, या क्लिक करके सेव कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने गांव और ताऊ की ज़मीन मेरे नाम करते हुए अगले वीडियो में मुझसे मिलने की तैयारी करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू।